अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। नाज़रीन, आज इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, वो है बच्चों की तरबियत। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उनको सवाल करने की आदत डालें। अब इससे क्या नतीजा अखज़ होगा वो मैं आपको इस छोटे सी स्टोरी आपके साथ शेयर करने के बाद आपको बताऊंगी। अभी रिसेंटली एक जगह कहीं कैंप लगे हुए थे और उस कैंप में बहुत सारे बच्चे थे और उस कैंप के ऑनर का बच्चा भी उसी कैंप के अंदर जो था वो क्लासेस ले रहा था। उसने एक दिन जाके अपने बाबा को बोला कि बाबा, हमारी क्लास में एक बच्चा है, वो हमें बड़ा डिस्टर्ब करता है। उनके बाबा बड़े परेशान हुए कि इतना मैनरेबल हमारा जो है कैंप है उसके अंदर बच्चा कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकता है। उन्होंने पूछा, बेटा वो क्या करता है? तो उसने कहा कि बाबा वो बहुत सवाल करता है। उन्होंने फिर पूछा कि ये तो बेटा अच्छी बात है, सवाल करना तो बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं पापा, वो बहुत ज्यादा सवाल करता है। फिर अच्छा, उनको भी क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना इनके टीचर से पूछा जाए वाकई ये बात सच है। उन्होंने टीचर से पूछा, गेस्ट स्पीकर्स जो आते थे उन्होंने उससे पूछा कि वाकई में वो बच्चा आपसे सवाल करता है? तो उन्होंने हंस के जवाब दिया, हाँ जी वो सवाल करता है। लेकिन कुछ टीचर्स उस बच्चे से खफा भी थे कि वो इतने ज्यादा सवाल करता है कि बहुत दफा हमें उसे रोकना पड़ता है कि प्लीज होल्ड करो, हमें अपनी बात मुकम्मल करने दो, देन आप क्वेश्चन करना। अच्छा, फिर उनके अंदर और क्यूरियोसिटी हुई उस कैंप के ऑनर के अंदर। उन्होंने उसका जो बाबा थे उसको एक जगह जो है चाय पे बुलाया कि आए जी बैठ के गपशप करेंगे। वहां पे गए, जनरल बातें करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका जो साहबजादा है समर कैंप में, सुना है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, और मुस्कुरा के बोले कि हम जिस जगह भी हमारा बच्चा जाता है ना, स्कूल से या अकेडमी में, हमें जो है ना वापस यही सुनने को आता है कि आपका बच्चा बहुत क्वेश्चन करता है। लेकिन हम उसको इसके लिए मना नहीं करते क्योंकि इस चीज की परमिशन उसको हमने खुद दी है। वो कैसे? वो कहते हैं कि मैंने अपने घर में एक माहौल बनाया है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने तीनों बच्चों को बोला है कि आपने रोजाना शाम को मेरे से 3-3 क्वेश्चंस करने हैं। सब बच्चों के हिस्से में 3-3 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो शाम तक उन्होंने वो 3 सवाल जो है तैयार करने होते थे कि जब शाम को हमारे घर का सरबराह घर आएगा हमने उससे ये क्वेश्चन करने हैं। अब वो क्वेश्चन भी थोड़े ऐसे हों कि जिसमें उनको भी बताने में मजा आए और उनके बाबा को भी ना पता। वो कहते काफी दफा वो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि मुझे उसके आंसर नहीं आते, उसको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। फिर हम क्या करते हैं कि हम उससे रिलेटेड कोई बुक उठाते हैं या गूगल करते हैं, फिर हम उसका हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हम उसका जवाब तलाश करते हैं और देन यहाँ पे हमारी जो तलाश है खत्म होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका नतीजा क्या होता है। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के घरों में फैशन का माहौल है, बहुत सारे लोगों के घरों में मेहमान नवाजी का माहौल है। हमारे घर में लर्निंग कल्चर है, हमारे घर में हर बात में कुछ ना कुछ बच्चा सीखता है। हमने अगर उसको मोबाइल दिया है, लैपटॉप दिया है या आईपैड उसके पास है तो उसने इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। वो उस क्वेश्चन को ढूंढेगा, फिर उसका जवाब तलाश करेगा, फिर उसकी हिस्ट्री में जाएगा। इस तरह के वो बहुत से फजूलियात से बच जाएगा और वो हमें ये भी टेंशन नहीं होगी कि बच्चा चीजें इस्तेमाल कर रहा है तो आया हमें इसको चेक आउट करने की जरूरत है, कुछ का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। और इस सबसे बड़ी बात तो उसको हम जहां बिठाएंगे ना उसके पास बताने को बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ, वो बोर नहीं होगा और अगले बंदे को बोर करेगा भी नहीं क्योंकि नॉलेज उसके पास बहुत ज्यादा है ना। नॉलेज होगी तो बच्चा बोलेगा, जब बच्चे के पास नॉलेज ही नहीं होगी तो बच्चा कैसे बोलेगा। और जो क्वेश्चंस का हमने ये सिलसिला शुरू किया इसमें हमारी और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई, माँ बाप की और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई। यानी कि जब से कहते हैं हमारे घर में ये लर्निंग कल्चर हम लोगों ने अपनाया है ना, हम बहुत सारे मसाइल से जो है ना दूर हैं। हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमारा बच्चा बोलता नहीं है, शाय है। और ये सवालात करने से बच्चे में कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है, खुद एतमादी पैदा होती है। बच्चे को कोई अगर झिझक महसूस हो रही है वो फौरन आके पेरेंट्स से पूछेगा, पेरेंट्स से नहीं मिलेगा उनके साथ मिलके उसको तलाश करेगा। जरूरी नहीं हमेशा बच्चा सवाल करे, कभी कभी आप भी अपने बच्चे से सवाल कर सकते हैं। क्या पता आपके बच्चे के पास उसका जवाब आपसे बेहतर हो। अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है, उसके अंदर बहुत सी बातें हैं, जरूरी नहीं होता कि उसका हक बेहतरीन जवाब देने का आपको यह हो सकता है बच्चे भी दे सके। आज का हमारा टॉपिक जो है हम अपने मेहमानों के साथ भी डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वाकई में सवालात करने से बच्चों की जो नॉलेज में इजाफा होता है वो बहुत से फजूल कामों से बचा रहता है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं। जो हमारे साथ पहली मेहमान शख्सियत तो मौजूद है, इनका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जो इंसाफ फराहम करने में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। मैं बात कर रही हूँ शोबा वकालत की, जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वकालत में इस शोबे का अमन व अमान बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फकार अली साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हमें टाइम दिया। और जो दूसरी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वीनस चैनल की जान। और आप सोचेंगे इसका हर वक्त इंट्रो यही है, लेकिन इंट्रो में बात ही यही है, वीनस चैनल की शान मैडम जन्नात। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर आप बताएं, आप इस टॉपिक से कितना रिलेट करते हैं? वाकई में क्वेश्चन जो हम बच्चों को करने की आदत डालेंगे, इससे ये सब चीजें जो है बच्चों में डेवलप होंगी, जो मैंने शेयर की। बिल्कुल, हमारे बच्चों की जितनी भी नफ्सियात है उसका ताल्लुक माँ बाप के सॉफ्ट होने में, माँ बाप के बच्चों के साथ क्लोज होने में। वो जितने ज्यादा माँ बाप क्लोज होंगे उतना ज्यादा बच्चे की ब्रिंग अप होगी, बच्चा जो है ना वो ज्यादा तरक्की की तरफ आएगा। दूसरा ये है कि बच्चा जितनी भी प्रॉब्लम का शिकार होता है, हमारे माशरे में बहुत सी मुश्किलात बच्चे फेस कर रहे होते हैं। एजुकेशन में अगर हैं तो फर्ज किया पढ़ाई में किसी जगह उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, या कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से बच्चे को कोई गैर इखलाकी एक्टिविटीज के लिए निशाना बनाया जा रहा होता है। ये तमाम चीजों को बच्चा फेस करता है। तो उसको एक्सप्रेस करने का जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, उस वक्त तक बच्चा अपनी जिंदगी सही तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सकता, अपने मुस्तकबिल को ब्राइट नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे कलीदी किरदार जो है वो हमारे पेरेंट्स का है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के साथ फ्रेंडली हों, उसके साथ कम से कम दिन में मेरे ख्याल में 5 मिनट भी अगर लगा दें बच्चे के, 5 मिनट को ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट में चंद एक क्वेश्चन करें, बेटा आपकी एजुकेशन कैसी है, कहीं कौन सी जगह आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसमें डांटे नहीं, उसको फ्रेंडली तरीके से देखें कि फला जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम उसकी एजुकेशन में सॉल्व करें। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर कोई गैर इखलाकी एक्टिविटी बच्चे के साथ हो रही है या कोई और ऐसा इवेंट आ रहा है, तो वो बच्चा उसके साथ भी क्लोज होंगे तो वो बच्चा आपके साथ शेयर करेगा। शेयर करने के बाद फिर उस पर भी बच्चे को नहीं डांटना, बल्कि उसके साथ मजीद क्लोज होकर और हमने जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। बच्चे को कभी भी जो सवालात का सिलसिला है वो हमने बनाए रखना है, जी, ताकि वो भी उसको इजी हो करने में, और हम भी कभी पूछे तो हमें ये ना लगे कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं पता। जी बिल्कुल मैडम, आप इससे कितना रिलेट करते हैं? मैं भी बिल्कुल एग्रीट करती हूँ। आपने काफी अच्छा टॉपिक उठाया है, काफी अच्छा मतलब ये थीम है कि बच्चों से सवालात के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए। अब देखिए, एक बच्चा है, उसका जो जहन है वो कोरे कागज की तरह होता है, उसमें डाटा इंस्टॉल होना ही होना है। तो फिर वो माँ बाप जो डाटा इंस्टॉल कर सकते हैं, जो पॉजिटिविटी माँ बाप कर सकते हैं, अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो जाहिर बात है खाली जगह पुल होनी है। अब कोई थर्ड पर्सन, जाहिर बात है जब उसको गाइडलाइन देगा या कोई बात कहेगा तो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिविटी में, वो नेगेटिविटी में भी हो सकती है। चूंकि वो एक कोरा कागज की तरह है, बिल्कुल उसका जहन खाली है, वहां कुछ ना कुछ सख्त लाजमी होना है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि कुछ नेगेटिविटी उसमें इंस्टॉल होने से बेहतर है बच्चे को बाउंड रखें, बच्चे को मसरूफ रखें। और ये ऐसे ही हो सकता है कि बच्चा माँ बाप से अटैच यूं ही रह सकता है कि उसकी एक वजह बनी रहे, उसका एक सबब बना रहे। ठीक है, वो एक तरीका ये भी है, उन्हें कहानियों सुनाई जाए, कहानियां ऐसी हो जिसमें कोई ना कोई सबक हो, उन्हें कोई ना कोई बात ऐसी बताई जाए, कोई किस्से कहानियां जिस तरह हमारे बने हुए होते हैं लेकिन उनमें एक सबक होता है। उसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि उससे सवालात किए जाएं, बच्चा आपसे सवालात करे। सवालात के जरिए जहनी नशोनुमा होती है, जहनी तरबियत होती है, सवालात के जरिए उसके नॉलेज में इजाफा होता है। उसके जवाब की जुस्तजू में जब वो तलाश में लगा रहेगा, उसका जो टाइम स्पेंड होना है, उसकी पॉजिटिविटी हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज से कि वो फिर गलत एक्टिविटीज में नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि ये चीजें उसकी तरबियत भी कर रही हैं, उसकी नॉलेज में भी इजाफा कर रही हैं, इसलिए सवालात का कोई छोटी सी मेंटली कैलिबर जो मेंटली कैलिबर है उसका ग्राफ में भी उसका इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सर आपने ये वकालत का शोबा क्यों इख्तियार किया? इससे पहले मेरे ख्याल में मैंने सुनने में आया कि मीडिया से भी आपका कनेक्शन था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मैं पहले मीडिया से बिलोंग्स टू रहा हूँ, उसके बाद मैंने वकालत को इसलिए चूज किया कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है, ये नबियों वाला प्रोफेशन है। दूसरा ये है कि इस प्रोफेशन में हम तमाम माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। यानी कि ये समझ लें कि ये प्रोफेशन मदर है, तमाम प्रोफेशन की माँ है। ये हर जगह
اپنا رستہ بناتا ہے اور ہر جگہ لوگوں کو معاشرے میں انصاف کی فراہمی اور دیگر تمام سہولیات پرووائڈ کرتا ہے. اس لیے میں نے اس کو سلیکٹ کیا. اس پروفیشن کے ذریعے ہم اپنی قوم اور ملت کو آگے سے آگے بڑھا سکتے ہیں, اپنے بچوں کی صحیح نشو و نما کو اجاگر کر سکتے ہیں. ہمارے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بھی وہ ایک وکیل تھے. آپ دیکھ لیں, انہوں نے پورا پاکستان ہمیں بنا کر دے دیا, لیکن ایک بھی گولی نہیں چلائی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, صرف اپنی وزڈم اور اپنی قانونی حیثیت کو جانتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹرگل کی اور آج ہمیں یہ پاکستان ملا. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے اس پاکستان میں بچوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی سیکیورٹی کا کوئی ڈسپلن, کوئی قانون قاعدہ یا کوئی ایسے ادارے مضبوط نہیں ہیں جو بچوں کی سیکیورٹی کا سبب بن سکیں. آئے روز بچوں کے ساتھ ریپس ہو رہے ہیں, بچوں کے ساتھ بڑی بڑی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. اگر بچہ کہیں پڑھنے جاتا ہے وہاں پر ماہر نفسیات موجود نہیں ہیں. کسی بھی آپ کو کٹ کر رہی ہوں, اس کے لیے اقدامات تو بن چکے ہیں, لاس تو بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر امپلیمنٹس نہیں ہو رہا, اس کی کیا وجوہات؟ ان کی امپلیمنٹس کی وجوہات یہی ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں نا ایسے ادارے ابھی تک صحیح طریقے سے اپریٹ نہیں ہوئے جو ان کو دیکھ سکیں. مثلا ایک مثال ہے, اب بچے جاتے ہیں ایک اسکول میں, کم از کم ایک کلاس میں 30 یا 40 بچوں کی تعداد ہوتی ہے. وہاں پر آپ جا کے دیکھیں کہ ان کے پاس واش روم کتنے ہیں, ان کے پاس ٹوائلٹس کی تعداد کتنی ہے, ان کے پاس واش بیسنس کتنے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے. آپ جائیں گے, آپ آبزرو کریں 4-5 ان کے پاس واش بیسنس ہوگی اور ٹوائلٹس کی بھی کمی ہوگی. مطلب ہے کہ ایک مثال ہے کہ یہیں سے انسان بچے کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کلاس کے اندر ٹیچرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچے کی نفسیات کو بھی جج کریں. ہم جب اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں 6 پیریڈز, فرض کیا 8 پیریڈ ہے ایک اسکول کے ٹائمنگ میں, تو اس میں سے 6 پیریڈ ٹیچر پڑھاتا ہے اور 2 پیریڈ اس کے فکسر ہوتے ہیں. ہی ہیز نو ٹائم, اس کو کوئی ریسٹ مل جائے یا وہ کوئی اپنا بچوں کا ہوم ورک چیک کر لے. اب وہ بچوں کی فزیکل یا بچوں کی مینٹالٹی کو کیسے چیک کرے گا؟ اس لیے میری تمام تعلیمی اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیچرز کے اوپر ایجوکیشن کے پیریڈز کا لوڈ بھی کم کریں, دوسرا ان کی تنخواہیں بڑھائیں اور ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جائیں. اس میں بے شک ویلفیئر کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیں. ہمارے لائرس کی ٹیم چاہیے تو ہم بھی حاضر ہیں, ہم باری باری تمام اسکول کا وزٹ کریں گے, جو مشکلات ہوں گی بتائیں گے. بچوں کو سب سے مین چیز یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کا خیال کرنا. بچوں کو جو ہے نا جی دیکھیں کہاں سے کس کو بچے کو پرابلم آ رہی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایجوکیشن میں چل نہیں رہے, پھر اگلی کلاس میں چلے گئے, وہ اس میں سے کیا ہوا کہ بچوں کو پروموٹ کر دیا گیا کسی بھی وجہ سے. اب نیکسٹ جب ہو گیا تو پھر اس کے لیے اور ڈبل سلیبس کی پرابلم آ گئی. اب وہاں پر بچہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بچہ جو ہے نا پھر فیڈ اپ ہو جاتا ہے ایجوکیشن سے. اس لیے وہاں پر چاہیے کہ جہاں سے بچے کی ڈیفیشنسی ہے وہ امپروو کریں. دوسرا یہ ہے کہ اخلاقیات کا معیار بلند کریں. تیسرا یہ ہے کہ بچے کے ساتھ ٹیچرز کا بھی کام ہے کہ وہ فرینڈلی رہیں. ایک اچھی ماں ایک اچھے معاشرے, ایک اچھے خاندان کو تو بنا سکتی ہے, لیکن اس میں ماں کا کردار میں کون کون شامل ہے؟ ماں باپ اور تمام ہم جتنے بھی سینئرز ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم سب بچوں کے ساتھ شفیق ہوں. اور استاد کو تو اللہ تعالیٰ نے درجہ بھی بہت بلند دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سب معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب ان بچوں کا خیال کریں. اگر آج ہم کسی کے بچے کا خیال کرتے ہیں, بچے تو باہر کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, اسی طرح پھر ہمارے بچے کا بھی لوگ خیال رکھیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے یہ دکھ اور درد ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے. اس کے لیے آرٹیکل زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے, اسکول کے باہر کوئی ہدایات ہونی چاہیے, اور اس کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے اسکولوں کے بھی اندر کاؤنسلنگ کا سسٹم ہر کلاس میں پرنسپل صاحبان کو, ٹیچر صاحبان کو لیکچرز دیے جانے چاہیے کہ جی آپ بچے کے ساتھ ضروری ہے کم از کم وہ ہر مہینے 10 بچے ایسے نامینیٹ کریں کہ ان بچوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے, تاکہ اس کے بعد جو اسکول کے ہیڈز ہیں وہ کچھ ٹائم لگائیں, ان کے پیرنٹس کو بتائیں تاکہ وہ کوئی اپنا ٹائم سپینڈ کرے اور بچے کی گروتھ ہے نا وہ اچھی ہو سکے. مین چیز یہ ہے کہ بچوں کو جو غیر اخلاقی پرابلمس آتی ہیں ان کو کیسے کل کرنا ہے, اس کے لیے بھی ٹیچر کا بڑا کردار ہے, اس کے لیے ہمارے ماں باپ کا بڑا کردار ہے,
ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ٹائم دیں. آج کل ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں. خدا میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں. یہی بچے آپ کے اور قوم کے معمار ہیں. بالکل ایسے ہی مستقبل ہماری قوم کا ہی ہے. میڈم زناز, آپ جو سر بات کر رہے ہیں, آپ اس سے ایگری کرتی ہیں واقعی میں یہ جو بچوں کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں, ان کے اقدامات کم ہیں اور بنانے چاہیے, ان کے لیے اور اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں, اب بعض اوقات جس طرح سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے ان کے لیے احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں, ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیماری کے بعد ہم ان کو کور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح بچوں کے جو مسائل ہیں, اگر ان سے پہلے ہی ان کی احتیاطی تدابیر کر لی جائے, وہ ان مسائل میں پڑے ہی نہ. اس کے لیے ٹیچرز اور پیرنٹس کا کردار نہایت اہم ہے. اس کے لیے ٹیچر اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ نہایت اہم ہے. والدین کو غیر معمولی طریقے سے لمٹس میں رہتے ہوئے بچے کی تربیت کرنی چاہیے. کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کس کی لمٹس کہاں تک ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو بچے کو, جو آج کل کے بچے غیر محفوظ ہیں, اس میں معاشرے کا قصور تو ہے ہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ٹیچر اور والدین بھی اپنا فرض پوری طریقے سے نہیں نبھا پا رہے, کیونکہ ہم انہیں ٹائم نہیں دے پا رہے, ہماری کاؤنسلنگ نہیں ہے, ہماری تربیت نہیں ہے, ہم انہیں سمجھا ہی نہیں پا رہے کہ کہاں کیا اچھا ہے, کہاں برا ہے. تو جو بچے کو پتا ہوگا, مطلب ہم بچے کو بتائیں کہ باہر جانا ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, کسی سے لفٹ نہیں لینی, کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, کسی سے کچھ لے کے نہیں کھانا, کسی سے گفٹنگ نہیں لینی. ٹھیک ہے, اگر کچھ ایسا ہے تو ماں باپ کے ساتھ آ کر شیئر کرے, اور شیئر وہ تبھی کرے گا جب اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ٹیچر یا والدین میں سے کوئی ایک لازمی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے بچہ اپنے دل کی بات کر سکے. جب وہ دل کی بات نہیں کر سکے گا نا, تو اندر ہی اندر وہ گھٹتا رہے گا, اور گھٹنے کے جو اثرات ہیں وہ نیگیٹیولی نہیں چلے گا مرتب کہ کیا ہوتے چیز ہیں. ہے. اچھا, جو ہم اتنی فیسز پے کرتے ہیں بچوں کے اسکول کی, کیا ماں باپ جو ہیں پیرنٹس ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا اس چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں کہ کیا اپنے اسکول میں ایک کاؤنسلنگ کا پیریڈ رکھیں؟ دیکھیں, بالکل ریکویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ آئینی طور پہ ایک آئین بھی ہمیں بنا دینا چاہیے. قانونی طور پہ اسکولوں میں یہ ایک, مطلب ان کو ریکمینڈ کر دینا چاہیے کہ ہر اسکول میں یہ تربیت کا ایک سیشن ہونا چاہیے. ان کو اچھائی برائی کے بتانے کے لیے, جس طرح سارے پیریڈ ہوتے ہیں, انگلش ہوتا ہے, اردو ہوتا ہے, اسلامیات ہوتا ہے, تو ایک پیریڈ اینڈ میں یا شروع میں اس کا بھی رکھنا چاہیے. جیسے کہ ذوالفقار صاحب نے کہا, بچے ہمارے قوم ہیں, تو جب ان کی تربیت ہی صحیح نہیں ہوگی تو آنے والی جو نسل ہے, جو ہماری معیشت ہے, جو ہمارا ملک ہے, وہ ایسے بچوں کے لگام میں ہوگا, ان کی لگام ایسے بچوں کے ہاتھ میں ہوگی جن کی اخلاقیات کی اقدار ہی بلند نہیں ہے. تو آگے پھر کیا ترقی اور کیا امن و امان, اور اگر کیا پورا ہفتہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن تو ضرور کریں, کیونکہ جو پڑھ وہ رہے ہیں نا, اس کا سارا دار و مدار ان کی کاؤنسلنگ سے جڑا ہوا ہے. اگر ان کی کاؤنسلنگ صحیح ہو رہی ہے, ان کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ صحیح ہو رہی ہے, تو وہ پڑھائی کا بھی کوئی فائدہ ہے. اور چھوٹی عمر میں ہی یہ چیزیں جو سیکھ جائیں, وہ نشان ثابت ہو جاتے ہیں, وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. پھر بڑے ہو کے انہیں جو کچھ مرضی سکھاتے رہو, بتاتے رہو, پھر ان کے ذہن جو فٹ ہو جائے گا وہ رہے گا. بالکل. اچھا سر, یہ بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, ان کی گواہی کس ایج میں جو ہے نا مانی جاتی ہے یا وہ دے سکتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا, گواہی کے لیے تو ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے جو قانون ہے اس کے اندر زیادہ تر 18 ایئرز اولڈ ہونا ضروری ہے, لیکن عام جو میچورٹی ہے وہ 9 ایئر سے لے کر اور اس سے ابو کسی بھی ایئر کا بچہ جو بھی کوئی بات کہے گا وہ بچے من کے سچے, ان کی گواہی جو ہے نا وہ سچائی کی کو ثابت کرتی ہے. بچہ چاہے کسی بھی عمر سے, جہاں وہ کوئی چیز بتا سکتا ہے, کیونکہ جب کوئی بچے کے ساتھ کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی قسم کا, اخلاقی یا غیر اخلاقی, تو بچہ جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی کہ یا وہ بچہ اتنا ایکٹیو تو نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اپنے وٹنس پیدا کرے گا. بچہ تو ایک معصوم ہوتا ہے. بچے کی جہاں پر جو بھی کوئی بات بچہ کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے. تقریباً کوڈ بھی اس کی بات کو مانتے ہیں اور اس کی شہادت کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. یہ جو ماں باپ میں سیپریشنز ہو جاتی ہیں, جی اس حوالے سے بتائیں کہ بچہ جب کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ رہنا ہے یا باپ کے ساتھ رہنا ہے, وہ کون سی ایج ہوتی ہے کہ بچہ اپنا فیصلہ خود کر سکے؟ ایکچولی یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو یہ ماں باپ کی سیپریشن کا معاملہ, یہ ہمیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب میں اس چیز کے اوپر بڑے عرصے سے سوچ رہا ہوں اور بڑی کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کروں گا انشاءاللہ, کہ سب سے پہلے جب تک دولہا اور دلہن کی شادی نہ ہو تب تک کہ ان کو یہ سمجھایا نہ جائے کہ یہ طلاق کا لفظ چاہے آپ جب بھی اختیار کریں گے تو یہ فائنل ہو جاتا ہے.
यानी कि अक्सर गुस्से में बैठे तलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, मजाक और में। हाँ जी, वो इन चीजों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, दूल्हा की भी और दूल्हे की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि देखें जी, नंबर एक तो जब आप जोड़ रहे हैं तो आपने इसको तोड़ना नहीं, और दूसरा है कि आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके बच्चे हैं। जब आप टूटेंगे तो बच्चे आपसे ज्यादा टूटेंगे, जब आपसे बच्चे टूटेंगे तो बच्चे किसी के तो संभल जाएंगे, किसी अक्सर नहीं समझ पाते। वो ये होता है कि वो फिर बेरादरी का शिकार हो जाते हैं, जो अपना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में चले जाते हैं, कुछ मंशियात में चले जाते हैं, कुछ हमारे माशरे के जितने भी क्रिमिनल एक्टिविस्ट हैं वो इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। इसलिए जरूरी है कि दूल्हा और दुल्हन की भी काउंसलिंग का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो सर ये काउंसलिंग जो दूल्हा दुल्हन की होनी है वो शादी से पहले होनी है, शादी से पहले वो तब तो वो हर चीज मान लेंगे कम कि हो गया, रूल्स और रेगुलेशन का पता होना चाहिए कि मैंने शादी की है, कम से कम मुझे तलाक देते हुए कुछ 100 बार सोचना है, क्या क्या करना है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, तो थोड़ी बहुत ये चीज समझाई जाए ताकि वो इस चीज से अवॉइड। अच्छा सर, आप एग्री करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई निकाहनामा भी पूरा पड़ता होगा, बस ये जो बड़ों ने लिखवा दिया वो हाँ, लिखवा दिया और उसके बाद जी साइन कर दिया उन्होंने, ऐसे ही है? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें भी कुछ समझ बूझ के साथ काम करना चाहिए, कोई जिंदगी भर का काम होता है। और फिर दूसरा मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम अदारों से कि हम जब मैट्रिक का इम्तिहान देते हैं तो हमें एक शरण मिलती है, उसका एक मोटा सा कागज होता है जो फॉर एवर हमारा, यानी कि हमारी जिंदगी के साथ चलता है। अब हमारा जो निकाह का जो फॉर्म है वो एक आम 3rd क्लास का पेपर होता है, जो बोलना है तो साल 2 साल बाद साल 2 साल बिल्कुल ही वो फारिग हो जाता है। उसके लिए भी चाहिए कि ये स्टाम्प पेपर टाइप चीज हो ताकि उसके ऊपर उसकी एंट्री आए, ताकि वो डेट वगैरह ना हो सके और वो फॉर एवर सेफ रहे। और ये साथ साथ सर तो अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ तो गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, वो लेकिन तो उसमें भी डिलीट होने के ऑप्शंस हैं। वो आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ना, वो आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बिल्कुल आम सा पेपर है, उसको पेपर की क्वालिटी कम से कम जो है ना जी स्टाम्प पेपर टाइप होनी चाहिए, जैसे कि कोई अच्छा कागज हो, जैसे अच्छा सर संडो वाला कागज इस्तेमाल होता है। बात को हम करें तो उस पेपर को अच्छा करने के लिए कौन एहतजाज करेगा, दूल्हा या दुल्हन? नहीं, उसके लिए हम सब माशरे को चाहिए। दूल्हा दुल्हन ने क्या एहतजाज करना, हम सब माशरों का फर्ज है, हमारे पेरेंट्स का, हमारा सबका, क्योंकि इस पेपर से हम सब की जिंदगी वाबस्ता है। बिल्कुल ऐसे एक पूरा जब कोई मिसहैप होता है तो बच्चे जो है निकाह पेरेंट्स भी या उसकी वालदा या उसके बच्चे इन चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है जी, वो कहीं मिलते हैं, फिर उसके बाद वो जाते हैं, फिर जाके अपनी कानूनी जो विरासत है या डिफरेंट चीजें वो डील करते हैं। तो इस पेपर को जो है ना जी, जैसे हमारी मैट्रिक की सनद वगैरह बनाई जाती है उस टाइप के पेपर के ऊपर इसको प्रिंट होना चाहिए। अच्छा मैडम, आप क्या कैसे कहेंगे, जो जैसे सर ने बताया कि सेपरेशन जब होती है माँ बाप की, इनमें किसकी गलती को आपकी नजर में किसकी गलती ज्यादा होती है? देखिए, अव्वल तो सेपरेशन होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप इतना आगे आ चुके हैं, एक फैमिली बन चुकी है, बच्चे हो जाते हैं, फिर जिंदगी आपको बच्चों की खातिर आप अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, बिल्कुल। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं फिर वो जिंदगी उनकी अमानत है। आपने आपस में कोऑर्डिनेशन करनी है, आपस में कोऑपरेशन करनी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग करनी है। आपने फिर अपनी बच्चों की खातिर जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी गुजर चुकी है। अब जो जिंदगी है आपकी बच्चों की है, जिंदगी संभालनी है या जिंदगी बिगाड़नी है, वो आपके बच्चों पे असरअंदाज होगा कि उनकी जिंदगी बिगड़ी या उनकी जिंदगी संभली, तो उसमें आपका बहुत अहम हाथ होता है। तो ठीक है, हमें इस्लाम ने भी इजाजत दी हुई है कि जब, लेकिन इस्लाम में तलाक को हलाल चीजों में नापसंद किया गया है अल्लाह ताला ने। लेकिन ठीक है, कहीं नहीं बनती, कोई बहुत ऐसी बात हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बहुत एंड पे जाके तो आप तलाक। लेकिन तलाक के जो असरात है ना, वो एक औरत की जिंदगी तो खराब करते ही हैं, बच्चों की भी, एक मर्द की नहीं, एक औरत की बहुत ज्यादा जिंदगी मुतासिर होती है। लेकिन उससे ज्यादा मुतासिर औरत की दूसरी शादी होगी, उसे दूसरा मियां मिल गया, दूसरे बच्चे मिल गए, कहीं ना कहीं वो खलापूरी हो जाती है। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनका खालीपन आप कभी दूर नहीं कर सकते। उनको माँ नहीं मिल सकती, वो बाप के पास है तो माँ नहीं मिल सकती, माँ के पास है तो बाप की खला पूरी नहीं हो सकती। माँ और बाप दोनों बच्चे को महफूज करते हैं, दोनों बच्चे को स्टैंड करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, तरबियत करते हैं। जब आप दोनों फ्रीक अलग हो जाओगे
तो उनका कॉन्फिडेंस वो नहीं रहेगा, रहेगा। उनकी तबीयत वैसी नहीं हो पाएगी, उनकी काउंसलिंग वैसी नहीं हो पाएगी, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह उनकी जिंदगी नहीं बन पाएगी, कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है। और वही खामी, जिस तरह के वकील साहब ने कहा, वही खामी आपको क्राइम की तरफ ले जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो बच्चे को खराब करती है, नेगेटिविटी की तरफ ये ले जाती सेपरेशन है। के दौरान जब बच्चे से पूछा जाता है कि माँ चाहिए, माँ के पास रहना है या बाप के पास, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी में बाप का अपना रोल है, माँ का अपना उनसे रोल है। फैसला नहीं हो उनकी पाता। कमी कोई नहीं पूरी आपको कर पता सकता, है दोनों कि जरूरी जिस है। टाइम उनपे ये टाइम आता होगा कि माँ या बाप में से आप एक को चॉइस करें, आप सोचें किस कदर तकलीफ दे टाइम होता होगा बिल्कुल छोटे ऐसा से ही, बच्चे के बिल्कुल लिए, ऐसा। जिसको माँ भी चाहिए, जिसको बाप भी चाहिए। बिल्कुल। घर में उसने सारा दिन माँ को देखना है, माँ ने उसकी काउंसलिंग करनी है, तरबियत करनी है, उसके सारे काम करने हैं। घर से बाहर जो सरपरस्ती है, वो तो बाप की करनी जिसकी कंपनी में एक बच्चा सेफ खुद को महसूस करता है, बिल्कुल। महफूज करता है, वो एकदम से गैर महफूज हो जाता है, किसका चुनाव करेगा? अगर हम घर में भी देखें, बाजुकात अगर बच्चे को कहा जाता है कि माँ या बाप में से किसी एक को चूज करो, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है। अगर कोई बिल्कुल गेम हो जाता खेल है। रहे हैं कि आप मामा की साइड पे हैं या बाबा की साइड पे हैं, तो बच्चा जल्दी ये सिलेक्ट नहीं कर पाता नहीं कि कर हम पाता। मामा को चूज करेंगे या बाबा को, क्योंकि उसको दोनों ही चाहिए दोनों होते ही हैं। चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीना। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। हमारे साथ जो दोनों पर्सनैलिटीज मौजूद हैं, इनके पास बेतहाशा है, नॉलेज इनके पास बेतहाशा है। हम मजीद इनसे जानेंगे कि जो ये जड़ावाला में एक दिल खराश वाकया हुआ। अब अगर आप उनके हकूक सल्ब करते हो, सब्त करते हो, उनके हकूक गर्फ करते हो या उनको मुतासिर करते हो, तो आप मुसलमानों में से कैसे हो सकते हो? बिल्कुल ऐसा ही। हमारा दीन तो हमें हमारा दिन हमें नहीं इजाजत देता, हमारा दिन हमें इजाजत नहीं देता। मंदिर इबादत गाहें हमारी हैं तो इबादत गाहें उनकी भी है। बिल्कुल रिस्पेक्ट बनती गई इबादत गाहों की। आपने किस तरह मस्मार कर दी, किस तरह नजर आतिश कर दी। और कुरान पाक जिस तरह से हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी किताब है, बाइबल उनकी किताब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी हमारा रूहानी ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही। उनका चर्च है या उनकी किताब है। किस तरीके से आपने नजर आतिश कर दी, किस तरीके से आपने उसकी इस तरह से कर दिया, तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो कसूरवार है, जिसने किया, तहकीक की जाए, उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। ऐसा ही है। अब जरूरी नहीं अगर घर में से एक इंसान मरूद इल्जाम ठहरे, तहकीक की और उस पर साबित हो गया, पूरे घराने को आप जुर्म की सजा नहीं दे सकते। अब अगर सपोज किसी ने ऐसी हरकत कर भी दी, अव्वल तो तहकीक ही नहीं हो पाई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, क्या मामला क्यों हुआ, किसने किया, जिसने किया उसने किया भी या नहीं। और अगर उसने किया तो मौजूद इल्जाम जो ठहरा कैफे किरदार तक उसे पहुंचाया जाए, सजा उसे दी जाए।
पूरी मसीही बिरादरी को सजा क्यों दी गई, पूरी मसीही बिरादरी पे ये जुल्म सितम क्यों तोड़ा गया। वहां पर भी बच्चे थे, वहां पर भी औरतें थी, वहां पर भी मर्द हजरात, बुजुर्ग हजरात। हमारे दिन में आपको पता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों, बूढ़ों और औरतों पे तो मतलब हालत जंग में भी तलवार उठाने से मना किया। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कैसे पूरे के पूरे घर नजर आतिश कर दिए। ऐसे ही है। वहां मैं गई हूँ, यकीन करें, मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। मेरा रिपोर्टिंग करने अभी मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आप कहीं जा रहे हो, मैंने जले हुए घर देखे हैं, मैंने उन वहां पे जो मुतासरीन थे, वहां के जो रिहायशी थे, उन्हें ज़ारो कतार रोता देखा है। उनके पूरे घर जले हैं, जहेज के सामान जल गए हैं, उनके राशन जल गए हैं। मुझे ये बताएं, क्या आज के वक्त में 2 वक्त की रोटी को हम कितनी मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं, उनके पूरा का पूरा जिसका राशन जल गया हो, उसके दिल पे क्या बीती होगी। जिस माँ बाप की बेटी का जहेज जल गया हो, जहेज आसानी से बनते हैं, पता नहीं उसने कैसे बनाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितने फाके काटे होंगे, कितनी कष्ट से गुजरा होगा, कितने उधार उठाए होंगे। तो हमने कभी नहीं सोचा, हमने जरा नहीं सोचा। कहाँ थे हमारे जज्बात, कहाँ है हमारा ईमान। मैं नहीं मानती कि अगर ये काम जिसने किया है, जिसके दिल में जरा भी ईमान है, वो दूसरों की बारगाहों को कभी भी नजर आतिश नहीं करेगा। वो दूसरे मजहब की जो उनकी किताब है कभी भी नजर आतिश नहीं करेगा। तो जिन्होंने किया फिर मैं उनको मुसलमान नहीं समझती। एक सच्चा मुसलमान जिसके दिल में जरा सा भी ईमान है, वो ये हरकत कभी नहीं करेगा, इस तरह से नहीं कर सकता। ये पता है, ये तो ऐसे जैसे इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही हो। कोई मकासद के असूल है कि मसीही बिरादरी और मुस्लिम कम्युनिटी का आपस में लड़वाया जा रहा है, ठीक है। जबकि वहां के लोग कह रहे हैं कि ये जो जत्थे के जत्थे हैं मकामी नहीं थे, बाहर से आए हैं। जबकि वहां के रहने वाले लोग, उन्होंने खुद बताया कि इन्होंने हमारी बचाने में मदद की, इन्होंने मारे खाई हैं, इसलिए वो शामिल नहीं थे। बस अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, और जिन लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनकी परेशानियों और उनकी मुश्किलों को आसान करे। सर, ये अगर हम आपकी वकालत के शोबे से बात करते हैं, तो ये जो किराएदार को मालिक मकान घर देता है किराए पे, जी, तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन है किराएदार पर जो लागू होते हैं, और मालिक के क्या उसूल, क्या हकूक हैं जो किराए पे घर देने के बाद उन पे लागू होते हैं, दोनों के हकूक। इसमें किराएदार और मालिक के दरमियान सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट लिखा जाता है जी। उसके बाद हम उसको रजिस्टर कराते हैं पुलिस के अंदर। उसकी इंफॉर्मेशन से ये हो जाता है कि ये जो किराएदार है ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं, वो तमाम चीजें सामने आ जाती हैं। इससे किराएदार जो है ना, वो किराएदार की शफाफियत सामने आ जाती है। फिर उसके बाद मालिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इखलाकियत का मुजाहरा करे। किराएदार के अपने हकूक है, मालिक के अपने हकूक है। किराएदार अपनी प्रेमिसेस में एक मालिक की हैसियत से बैठा होता है, उसकी प्रेमिसेस में बगैर किसी इजाजत के नहीं दाखिल होंगे, और उसकी प्रेमिसेस के अंदर उसके नहीं सर, ये जो सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, ये जो मालिक मकान ने घर किराए पे दे दिया और उसके बाद ये उसके ऊपर जो कब्जा जमा लेते हैं, कब्जा माफिया ग्रुप होता है कि ये घर हमारा है, कोई रजिस्ट्री बनवा ली, उसके बारे में बताएंगे। ये असल में ये हमारे असल में लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी वीकनेस है, कुछ हमारी कानूनी पेचीदगियां भी हैं इसमें। एक्चुअली ये है कि जो कोई आजकल माफियाज बने हुए हैं काफी जो अपने असर रसूल के तमाम अदारों में, खासतौर पे पुलिस वगैरह या दीगर में, तो ये वहां पर एक फर्जी अपने एग्रीमेंट्स बनाकर मालिक मकान को तंग करने के लिए उसको साल बैठे रहना ताकि केस हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही फिर कोर्ट से आर्डर आएगा तो छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ लोग तो जो देखते हैं आगे से बेचारा मालिक मकान अगर कोई कमजोर है या एक शरीफ नफ्स है या उसको पता नहीं है और ला कानून के बारे में नहीं मालूमात, तो उसके ऊपर उस सूरत में उनकी प्रॉपर्टी को ये कब्जा कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी एक तो कम से कम जो है ना जी, इसका शॉर्टकट होना चाहिए। ऐसे केसेस का फैसला ज्यादा 3 माह के अंदर होना चाहिए। तो कितना अर्सा दरकार होता है अगर कोई ऐसा वाकया पेश होता है? फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है, उसमें फिर ये लिटिगेशन चलती रहती है, क्योंकि जो किराएदार होता है ना उसको कोशिश करता है जी लंबे से लंबा करने की, ताकि मैं
ज्यादा देर तक वहां बैठा रहूं और बेनिफिशियरी अच्छा बनता सर, रहूं। कोई भी किराएदार मालिक मकान के घर पर स्टे ले सकता है? मतलब वो मालिक मकान चाह रहा हो कि मैं मकान खाली करवा दूं, जी जी किराएदार चाह रहा हो कि मैं ना उठूं यहाँ से, हाँ, उस सूरत में क्या वो स्टे ले सकता है उस हाँ, मकान पर कि मैं ना उठूं? एक्चुअली वो स्टे कैसे लेगा? सुनी है मैंने, इसलिए उसमें मैंने कहा है पूछ लूं। कि जो किराएदार है वो स्टे ले लेता है मुख्तलिफ राइट्स बना के, यानी कि अगर कोई उसका लीगल राइट है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी मालिक मकान ने कहा कि मैं तुम्हें 6 महीने पहले बताऊंगा या 2 महीने पहले बताऊंगा, तो एकदम ही मालिक मकान आगे उसके ऊपर अपना कहता है जी मकान मेरा खाली करे, उस सूरत में वो स्टे लेने की कोशिश करता है। ऑथेंटिक कॉज होनी हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि जी वो सिर्फ मालिक के मकान को तंग करने के लिए किराएदार जो है ना जी अपने किराए बचाने के लिए, किराया ना देने के लिए लिटिगेशन में आ जाता है। उस सूरत में जो है ना जी अच्छा सर, वो स्टे पास हो भी जाता है? नहीं, वो स्टे चलता है, अदालत उसको देखती है अच्छा। और उसके अंदर साफ और शफाफ तरीके से फैसला होता है। जजिस साहबान जो है ना हमारे माशाल्लाह इस मामले में खास तौर पे हमारे मुल्तान के वो बहुत एक्टिव हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं मौजूदा, वो मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, वो काबिल तारीफ हैं। उन्होंने हमारे कचहरी के अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है और ये उनके आने से हमारे तमाम जजेस फुल टाइम अपने कोर्ट को टाइम देते हैं। आप जाके चेक करें, तमाम कोर्ट्स के अंदर आपको जजेस साहबान काम करते हुए नजर आएंगे और रिकॉर्ड, यानी कि हमारे सेशन जज साहब की मेहनत की वजह से रिकॉर्ड फैसले हो रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने हमें नकुल की फैसिलिटी बहुत बेहतरीन दी है। आप कोई भी चीज आपने नकुल एजेंसी से लेनी हो, विद इन 2 डेज आपको या 3 डेज आपको फौरन मिल जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ये इनकी खास मेहनत और काविश का नतीजा है और माशाल्लाह मैं उनका बहुत फैन हूँ। इसलिए नहीं, सिर्फ उनके काम की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, एक मैन ऑफ प्रिंसिपल होने की वजह से, एक अच्छे जज का रोल अदा करने की वजह से मैं उनको अप्रिशिएट सर, ये जो बच्चों के साथ ज्यादती के वाकये आजकल बड़े देखने में मिलते हैं, इसकी क्या वजूहात है? इसकी तमाम पर ज्यादा वजूहात यही है कि हमारा सबसे बड़ी तो मेन काज जो है वो मोबाइल है। अच्छा। सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मोबाइल है। यही मोबाइल अगर आप किसी बच्चे को किसी गलत फिल्म से दिखा देते हैं तो उस बच्चे को आप कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे आप उसको बेरहमी की तरफ लगा सकते हैं। एक पढ़ते हुए बच्चे का ट्रैक चेंज कर सकते हैं, एक बिल्कुल मेहनती बच्चे को, एक शरीफ बच्चे को आप भी ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जी लैक ऑफ मनी, और तीसरा ये है कि एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। मोस्टली टीचर्स हार्शली रहते हैं बच्चों से ड्यू टू ओवरलोडिंग। बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक नहीं होता उनको दोस्ताना मुनासिब बनाने चाहिए। तीसरा ये है कि पेरेंट्स की टाइम ना देना, और जिसकी वजह से बच्चे इन ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं। अक्सर बच्चे स्कूल से बैग लेकर सड़क पर खड़े होते हैं और वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं मोटरसाइकिलिस्ट। मेरी खुदारा रिक्वेस्ट है तमाम मुआशरे से कि जो भी बच्चा मोटरसाइकिलिस्ट से लिफ्ट मांगता है जो कि अननोन है, तो उसको दूसरे जो देखने वाले हैं बच्चे को समझाएं कि बेटा आप जिस सोर्स से जाते हैं, अगर पैदल जाते हैं तो पैदल जाएं, और मेरा आप किसी के साथ मत बैठें। टीचर्स को और पेरेंट्स को भी ये बताना चाहिए कि अननोन पर्सन आपको कोई चीज खाने को दे या आपके साथ आने को मेरे साथ बोले जाने के लिए, तो आपने नो बोलना है। बिल्कुल देखिए ना, अब वो बच्चे के साथ उसका कम्युनिकेशन का सिस्टम बन गया। बिल्कुल ऐसे ही मोटरसाइकिल बैठा बच्चे को ऑफर करेगा, आए बेटा मैं ये चीज खिलाता हूँ, इस तरीके से वो एक क्राइम का सीन स्टार्ट होता है। और सेकंड कैटेगरी जो है, मैं अपने तमाम जितने भी इन्फोर्समेंट के अदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो ज्यादातर रक्शे वाले जितने भी हैं उनकी अक्सर की नंबर प्लेट्स नहीं है, और रक्शे वाले जितने भी हैं अक्सरियत जो उनकी है वो इस किस्म के क्राइम में ज्यादा इन्वॉल्व है। क्योंकि बच्चा जो है ना वो एक उनकी जब रक्शे में बैठता है तो वो ज्यादा सेफ तरीके से उनसे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके अंदर बैठकर ज्यादातर रक्शे जितने चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनमें से मेरे ख्याल है 25% या 50% क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी नंबर प्लेट्स क्यों नहीं चेक की जाती,
उन्होंने यूनियन बनाई हुई है, माफिया बनाई हुई है। हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें बिल्कुल। और विद इन 3 days 15 days इसको कानूनी हैसियत दें और इसको लागू करें कि जो भी शख्स रक्षा बगैर नंबर प्लेट के निकलेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। अच्छा मैडम, जैसे सर ने बताया है कि हमें इसकी रोकथाम के लिए बच्चे को लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, आप क्या समझती हैं और क्या मजीद इकदाम हमें करने चाहिए? ये प्रिया, ज्यादती जहाँ के तक केसेस से देखा बचने के जाए, ज्यादती के जिस तरह से केसेस हैं, हरासमेंट के केसेस होते हैं बच्चों के साथ, जो आजकल रेपिंग के केसेस हो रहे हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसका कोई एक हम नहीं कह सकते, कोई एक कार्य वजह हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें तालीम की कमी भी कह सकते हैं, जिसमें बेरोजगारी भी आ जाती है, जिसमें गुर्बत भी आ जाती है, जिसमें माँ बाप के साथ अंडरस्टैंडिंग का ना होना भी आ जाता है, जिसमें आपकी कंपनी भी आ जाती है, जिसमें आपके हमसाए, आपकी दोस्तियां, आपके मोहल्लेदार भी आ जाते हैं। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। उन सब चीजों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, क्योंकि जब सब चीजें होती हैं तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। जब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है तो फ्रस्ट्रेटेड बच्चा कभी भी पॉजिटिविटी एक्टिविटी में मुलम्मिस नहीं होगा, उसे नेगेटिविटी की तरफ जाना है। तो इसके लिए बेहतरीन किरदार आपके टीचर, आपके पेरेंट्स भी नजर रखें कि आपके बच्चे की जो कंपनी है, जो दोस्तियां हैं, वो कहाँ हैं, कैसी हैं, वो लोग कैसे हैं, वो फ्रेंड्स कैसे हैं, कि आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही बिल्कुल मैडम, आपको मैसेज देना चाहेंगी इस हवाले से या जो मेरा टॉपिक था उसके हवाले से? जी बिल्कुल, मेरा मैसेज एक ही है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करने में अहम किरदार अदा करें। आप अपने बच्चों की इखलाकियात को आला और एहसन करने में एक अहम किरदार अदा करने का रोल प्ले कर सकते हैं। यही बच्चे आपके और मुल्क का सरमाया है, तो इनका ख्याल रखें। सर, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि हम सब जितने भी बड़े हैं, हम अपने बच्चों के रखवाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा फर्ज है कि हम मोहल्ले के, हमसायों के या दीगर कहीं भी हमें कोई बच्चे नजर आते हैं, हम उनको अपने बच्चों की तरह देखें, ऐसे ही है। हम उनको अपने बच्चों की तरह जानें। हमें चाहिए कि हम उनके ऊपर निगाह रखें। अगर कहीं किसी बच्चे को कोई मिस यूज करने की कोशिश कर रहा है या कोई ऐसा मशकूक शख्स नजर आता है तो वहां पर पेन ले। अगर आज हम किसी के बच्चे को लेंगे, कल को इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे। हम अपना अच्छा माशरा बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों का खास ख्याल रखना होगा और अपने बच्चों की जरूरियात का भी ख्याल रखना होगा। जो बच्चों की हमारी जरूरियात हैं, अगर हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको कन्विंस करें कि बेटा ये चीज हम आपको नहीं दे सकते। अब तो बच्चों का ये हाल है कि बच्चे इंटरनेट के लिए पैसे उधार लेते हैं किसी से। तो इसलिए हमारे पेरेंट्स को चाहिए, जरूरी है कि वो बच्चों पे दिन रात अपनी निगाह रखें, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, सख्ती ना करें, बल्कि उनको कहें कि बेटा कोई अगर प्रॉब्लम है, आप अगर बयान नहीं कर सकते, बेटा आप पेन से लिख दिया करें। बच्चा कोई भी प्रॉब्लम है वो पेन से आपको कागज में लिख दे, तो अगर आप लिख देंगे तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे और आपको बल्कि उल्टा इनाम देंगे, ताकि बच्चा वो अपनी प्रॉब्लम आपसे लिखकर शेयर कर ले। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चा शायद होने के नाते नहीं बयान कर सकता। इसलिए बच्चे के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम भी रखें और पेज पे राइटिंग के लिए उनको अलाउड करें, बेटा अपनी प्रॉब्लम को मुझे लिख कर दिखाएं। रोजाना एक प्रॉब्लम इतनी हिम्मत दें कि वो आपके साथ चाहे लिख के चाहे बोल के जो है प्रॉब्लम शेयर कर सके। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ आज के हम प्रोग्राम का एंड कर रहे हैं। बहुत मेरे एक टॉपिक के साथ रिलेटेबल इन्होंने बातें बताई हैं, बहुत अच्छी भी हैं। बाद में पछताने से बेहतर है कि आप पहले ही अपने बच्चे को इतना टाइम दे दे कि बाद में आपको पछताने की जरूरत ना पड़े। तो कल नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।